नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। मेरे साथी मौजूद हैं वैशाली और विजय नेगी। क्योंकि अब जो एमसीडी की 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसके नतीजे महज कुछ घंटों बाद जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर कल जो रिजल्ट आने वाला है और हम लोगों ने जो चुनाव कवर किया, हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है। एक एक सीट पर बात होगी और बाकायदा वैलिड रीजन के साथ होगी कि किस सीट पर किस पार्टी को एज है, जो पार्टी जीतने जा रही है या फिर जो पार्टी जीत सकती है उसके कारण क्या है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बाई इलेक्शन की सबसे हॉट सीट चांदनी महल। वैशाली, क्या लगता है कि चांदनी महल में किस पार्टी को एज है, कल कौन जीत सकता है और क्यों? सबसे पहले मैं बताती हूँ एज किसे है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भले ही साल 2022 में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, 17,000 से ज्यादा का मार्जिन था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि ग्राउंड पे हमने देखा कि वहां चांदनी महल वार्ड में शोएब इकबाल का जो दबदबा है वो आम आदमी पार्टी, अगर उनके ऊपर अम्ब्रेला हो या ना हो आम आदमी पार्टी की, लेकिन शोएब इकबाल का जो दबदबा है चांदनी महल वार्ड में स्थानीय लोगों के बीच, क्योंकि 6 बार के विधायक रह चुके हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी से विधायक नहीं रहे हैं, अलग अलग दलों से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है, जीता है। लगभग 30 साल की राजनीति का एक्सपीरियंस उनको है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चांदनी महल में नुकसान पहुंच रहा है और ये नुकसान पहुंचा रहा है निर्दलीय उम्मीदवार। मतलब आपका कहना है कि जो चांदनी महल में चेहरे पर वोट पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के झंडे पर वोट नहीं पड़ेगा। नहीं। विजय, क्या लगता है, आपको क्या लगता है, चांदनी महल में चेहरा या फिर आम आदमी पार्टी का झंडा? और कांग्रेस भी फाइट में है, तो क्या अगर लग रहा है कि कांग्रेस भी किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वहां पर? देखिए, कांग्रेस तो एक फैक्टर है ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को वहाँ एज है। और जैसा वैशाली ने बताया कि शोएब इकबाल 6 बार के विधायक हैं, लेकिन आपको याद हो 2015 में वो हार गए थे और उन्हें आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान ने हराया था, जो कि 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में चले गए थे। और अब लेकिन फिर उन्हीं आसिम अहमद खान का 2020 में टिकट काट दिया था, शोएब इकबाल को टिकट दिया था। अब वो फैक्टर क्या है ना कि 2015 में तो आम आदमी पार्टी की लहर थी, किसी को भी आपको चुनाव लड़ा देते तो आप भी जीत जाते। और लेकिन कांग्रेस की जहां बुरी हालत 2015 में हुई थी, वहीं पे जो है शोएब इकबाल जब कांग्रेस के टिकट पर 2015 में चुनाव लड़े थे तो 22,000 वोट आया था, तो उन्हीं के चेहरे पर आया। देखिए, उनका चेहरा वहां मायने रखता है। लोगों से भी जब आपने बात की, आप ग्राउंड पे गए, हमने रिपोर्ट्स देखी, तो लोग कह रहे थे कि व्यक्तिगत शोएब इकबाल का काफी वोट बैंक वहां है, लेकिन इस बात से मुकरा नहीं जाएगा कि आम आदमी पार्टी का उस सीट पर। विजय, मैं यहाँ पर आपको काउंटर इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एज है। चलिए मान लीजिए, तब आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव जिस भी कैंडिडेट ने लड़ा, जैसे कि दिनेश ने भी कहा, वो जीता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को शोएब इकबाल के इस्तीफे से कोई टेंशन ना होती तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडर्स की फोर्स है वो चांदनी महल में प्रचार करती हुई नजर नहीं आती। तो इसी का फायदा, मैं वही बता रहा हूँ, इसी का फायदा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा, क्योंकि वहां आतिशी, संजय सिंह, बड़े बड़े सौरभ भारद्वाज, बड़े बड़े नेताओं ने खूब प्रचार किया। हालांकि वहां कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर शहजाद जो हैं, उनको भी काफी पढ़ा लिखा मानते हैं वहां के लोग और काफी अच्छा उन्हें बताते हैं, तो शायद वो भी फाइट में हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि चांदनी महल सीट से आम आदमी पार्टी को एज रहेगा। अब देखिए, मैं आपको अपना आकलन बताता हूँ कि जो वहाँ पर वोट पड़े हैं, और तो बिल्कुल जो है आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी का वोट तो है, काडर वोट है, लेकिन इस वजह से भी आम आदमी पार्टी को लोग जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि हमेशा पिछले नतीजों से जो है वो मैच करते हैं कि 17,000 वोटों का मार्जिन था तो कैसे कम हो सकता है, लेकिन इस बार तो वोट ही कुल 17-18,000 पड़े हैं। तो 17-18,000 अगर वोट पड़े हैं तो फिर अगर उसमें फिर शोएब इकबाल का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इस वजह से जो है अब आम आदमी पार्टी का जो खुद भी काडर या संगठन है, क्योंकि 2022 की जीत में आप दोनों फैक्टर ऐड कीजिए, शोएब इकबाल, आले इकबाल आम आदमी पार्टी के साथ थे, इसलिए इतनी बड़ी जीत हुई थी। लेकिन शोएब इकबाल, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी फौज उतरी, तो वो उनकी सियासत को नेस्तनाबूद करने के लिए उतरी।
और यहाँ बिल्कुल जो है फाइट तो आम आदमी पार्टी और शोएब इकबाल के बीच में है। कांग्रेस कितना नुकसान करेगी, और अगर कांग्रेस नुकसान करेगी, कांग्रेस जितना ज़्यादा वोट लेगी तो वो आम आदमी पार्टी के ही खेमे से वो वोट आएगा। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि शोएब इकबाल जो है वो इस सीट से लीड कर रहे हैं। शोएब इकबाल इस सीट से जीत सकते हैं, लेकिन फाइनल नतीजे तो कल ही आएंगे और ज़्यादा समय नहीं है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे तेज, सबसे पहले नतीजे आपको दिल्ली तक पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन चांदनी महल सीट का जो हम तीनों का एनालिसिस है, विजय का एनालिसिस है कि आम आदमी पार्टी वहाँ से जीतेगी। मेरा वैशाली का एनालिसिस है कि शोएब इकबाल जो निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद इमरान मलिक को शेर के निशान पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से जीत सकते हैं। नतीजे जो है वो कल आएंगे, तब पता चलेगा। एक और हॉट सीट जो है उस पर हम बात करेंगे अब। शालीमार बाग, जहाँ से सीएम रेखा गुप्ता खुद पार्षद रहीं, उनकी विधानसभा में वो इलाका आता है, वो वार्ड आता है, और सीएम रेखा गुप्ता की पहली अग्नि परीक्षा है। अपना खुद का वार्ड तो उनको जिताना ही है, साथ ही साथ 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को 2022 से बड़ी जीत दिलानी है। एडिशनल जिम्मेदारी है। विजय, तो आपसे जानेंगे सबसे पहले कि शालीमार बाग में किसको एज आप देख रहे हैं, किसको एज मिल रहा है और क्यों? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसको एज होता है। और शालीमार बाग वार्ड जो बी वार्ड है, वहाँ रेखा गुप्ता पार्षद थी, 2022 में वो जीती थी। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में भी उस सीट पर भाजपा को एज है और भाजपा के ज़्यादा चांसेस है कि वो उस सीट को जीत जाए, क्योंकि रेखा गुप्ता ने इस सीट पर खूब दम लगाया, खूब प्रचार किया और कई विधायक और कई नेताओं को, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी और केंद्र में जो सांसद हैं, 7 सांसदों को मैदान में लगाया हुआ था और इस सीट पर भी खूब प्रचार हुआ। तो मुझे ये लगता है कि शालीमार बाग बी वार्ड से भाजपा को एज रहेगा। क्या लगता है वैशाली आपको? जी, और मैं भी विजय से इत्तेफाक रखती हूँ कि जहाँ जैसा कहा जाता है कि जिसकी सरकार है उपचुनाव में उसी को फायदा मिलता है। और शालीमार बाग वार्ड में अनीता जैन को जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है रेखा गुप्ता के बाद, और रेखा गुप्ता भी पूरी फोर्स के साथ शालीमार बाग में प्रचार करती हुई नजर आई। और वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं इस सीट पर पहले से ही बैकफुट पर आ चुकी है और इसीलिए ज्यादा प्रचार करती हुई भी बिल्कुल इस सीट पर तो नजर नहीं आई थी। बिल्कुल जो है, मैं भी आप दोनों की बातों से जो है इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अब अगर रेखा गुप्ता खुद मुख्यमंत्री हैं और अगर उन्हीं के वार्ड पर जनता उन्हें हरा देगी तो बहुत गलत जो है मैसेज जाएगा। और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और ऊपर से रेखा गुप्ता ने वो सीट जो है बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी की लहर में निकाली थी 2022 में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तो अब तो बिल्कुल जो है एक तो बाई इलेक्शन सरकार के फेवर में होते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि इन बाई इलेक्शन से एक तो कुछ बदलने वाला नहीं है, ना एमसीडी की सरकार बदलने वाली है, जो ड्यूरेशन भी है लगभग 1.5 साल की ड्यूरेशन है। और वहाँ पे पहले भी बीजेपी का ही पार्षद रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था तो लोग सोचेंगे चलो नहीं अब सरकार बदल गई है तो पार्षद भी बदल दें। जब सरकार आम आदमी पार्टी की भी थी तब भी वहाँ से बीजेपी ही जीती थी, तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ रहा है। और अब खुद मुख्यमंत्री उस इलाके से आती हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा एज है। लेकिन हाँ, अब ये देखना होगा कि उस सीट से जो मार्जिन रहा था, रेखा गुप्ता तकरीबन 8,000 के मार्जिन से जीती थी वहां से, अब वो मार्जिन जो है वो सेम रहता है या बढ़ता है? मार्जिन पाटना तो बीजेपी के लिए क्या किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग टर्नआउट है वही 38% के आसपास आया है। तो मार्जिन तो कोई भी नहीं पाट रहा है। लेकिन हाँ, ज्यादा नंबर से जीत नहीं होगी, लेकिन जीत इस सीट पर बीजेपी की ही मुझे तो लग रही है होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अब अगली अगर हम सीट की बात करें तो उसी एक और जो हॉट सीट है ग्रेटर कैलाश, जहां से जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का वो विधानसभा इलाका है, उनके विधानसभा इलाके में वो वार्ड आता है, जहां से शिखा राय पार्षद थी जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को इस बार विधानसभा चुनाव में हराया। और शिखा राय जो है वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से वहाँ से चुनाव जीती थी, तकरीबन शायद 6,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। अब 3400 के करीब का मार्जिन था, 3400 का मार्जिन था 2022 में। अब इस बार आपको क्या लग रहा है कि ग्रेटर कैलाश जैसे हाई प्रोफाइल वार्ड में किसको एज है और क्यों?
सबसे पहले तो ग्रेटर कैलाश की जनता उपचुनाव में बाहर ही नहीं आई है। सबसे सबसे कम वोटिंग हुई है। वोटिंग ग्रेटर कैलाश में दर्ज की गई। तो जो साल 2022 के नतीजे हैं वैसे नतीजे तो नहीं देखने मिलेंगे। इस बार सबसे कम वोटिंग भी ग्रेटर कैलाश में हुई, लगभग 26% के आसपास ही यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो कि बेहद कम है। और बात अगर कैंडिडेट्स की मैं इस सीट पे करूं तो तीनों ही पार्टियों ने बहुत ही पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को इस सीट पर उतारा, चूंकि महिला रिजर्व डेमोग्राफी, सीट थी। क्योंकि डेमोग्राफी भी जी। उस इलाके की वैसी है, पॉश इलाका ज्यादा पॉश आता है। इलाका है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और जो तीनों कैंडिडेट्स थे नो डाउट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग उतारे गए। या अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने अंजुम मंडल को उतारा, जो कि उनके फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उनके पति, उनके दादा वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट को शिखा कपूर को ग्राउंड पे उतारा। और वहीं आम आदमी पार्टी ने बहुत ही यंग कैंडिडेट को उतारा, 24 साल की येशना गुप्ता को टिकट दिया, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। लेकिन अगर बात नतीजों की जाए, क्योंकि ग्राउंड पर जब हमारे रिपोर्टर्स और हम खुद जब ग्राउंड पर उतरे तो झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आया। और बीजेपी ने भी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन देखने को मिला। जैसे जब अंजुम मंडल किसी भी प्रचार के लिए निकली, टॉप लीडर्स के साथ साथ सांसद भी मौजूद रहते थे उनके साथ। और ये दर्शाता है कि आखिरकार बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का कितना स्ट्रांग है कि वो एक छोटे से चुनाव में भी अपने टॉप लीडर्स की ड्यूटी लगाते हैं, ताकि प्रत्याशियों का न सिर्फ हौसला बढ़े बल्कि जनता के बीच भी ये मैसेज क्लियर हो जाए कि बीजेपी अब एक नई लहर के साथ दिल्ली में उतर रही है। बिल्कुल। क्या लगता है विजय कि मतलब सौरभ भारद्वाज के इलाके में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी या नहीं चलेगी इस बार, इस बार? देखिए, दोनों जो आम आदमी पार्टी है और भाजपा है, दोनों दलों ने जो प्रत्याशी वहां उतारे थे काफी इन्होंने बताया जैसे पढ़े लिखे हाँ, थे। और ये भी बताया कि भाजपा ने इस उपचुनाव में पूरी दिल्ली की लीडरशिप को इस पूरे चुनाव में बिछा दिया था। एक तरह से हर सीट पे प्रचार हो रहा था और ग्रेटर कैलाश में भी खूब प्रचार हुआ। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि ये रेखा गुप्ता के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा को वो पूरे अंकों के साथ पास करना चाहती है। इस सीट की बात करें तो इस सीट में क्लोज फाइट रहेगी। जो भी प्रत्याशी जीतेगा बहुत कम मार्जिन उसकी जीत का होगा। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जिसकी सरकार होती है उस उपचुनाव में एज होता है, तो इस सीट पर बीजेपी को एज है। और जो येशना गुप्ता है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रचार किया, उन पर पार्टी ने भरोसा भी जताया। काफ़ी यंग लीडर हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन इस सीट पर भी भाजपा को कहीं ना कहीं एज है और अब जब कुछ घंटों बाद रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इस सीट में क्लोज फाइट हो सकती है जिसमें एज भाजपा को है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं क्लोज फाइट हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा इस सीट पर जो है वो भाजपा ये चुनाव जीतेगी। उसके दो फैक्टर हैं। एक तो येशना गुप्ता अभी बहुत नई है, वो भी इतनी हाई प्रोफाइल, तीनों के लिए ही पहला चुनाव है। लेकिन बीजेपी स्ट्रॉन्ग, बीजेपी का काडर है ना उनके साथ। बीजेपी की मजबूती हर चुनाव में होती है कि उनका काडर उनके साथ जो है रहता है। अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी जहां दूसरे दलों की स्टार्टिंग 0 से होती है, बीजेपी की 10,000 से होती है, क्योंकि जो उनका काडर वोट है वो किसी भी कैंडिडेट को आप खड़ा कर दीजिए वो उनके साथ जाता है। अब यहाँ पर आप 26-27% वोटिंग हुई है, इसका मतलब 10-12 हज़ार वोट पड़े हैं। तो जो भी 4,500 से 5,000 वोट लाएगा वो जीत जाएगा। अब क्या है कि काडर वोट है इसमें, आप 2-2.5 हज़ार तो काडर वोट मान लीजिए। तो और उसके बाद जो है लोग देखते हैं ना कि भाई देखो पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। अब वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का वाला जलवा नहीं है कि किसी को भी चुनाव लड़ा दें वो जीत जाएं। तो लोग ये देखते हैं कि भाई एक तरफ अंजुम मंडल जो आपने बताया कि उनकी इतनी परिवार के बैकग्राउंड के लोग सियासत में हैं, तो वो लीगेसी उनको मिलेगी, वो वोट बैंक भी मिलेगा। येशना गुप्ता नई हैं और उनको ऐसे हाई प्रोफाइल सीट पर एकदम चुनाव लड़ा देना, नो डाउट उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा, घर घर जाकर वोट मांगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का वो पावरफुल कैंपेन भी इस वार्ड में नहीं दिखा, क्योंकि उनको भी एहसास है। दूसरा कि बंगाली फैक्टर, शिखा रॉय भी बंगाली थी और उस इलाके में जो है वो बंगाली समुदाय के अच्छे खासे वोटर्स हैं और इसीलिए अंजुम मंडल को टिकट दिया गया। तो वो फैक्टर भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक तरफा फाइट जो है वो होने वाली है। फाइट है ही नहीं, एक तरफा चुनाव जो हुआ है
और कल जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी यहाँ से एक तरफा जीतेगी और वही आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहने वाली है और कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पर रहने वाली है। खैर, अगली सीट की बात करें, विनोद नगर वार्ड, जहाँ से रवि नेगी अब पहले पार्षद थे लेकिन अब वो विधायक बन गए और उन्होंने अवध ओझा को हराया, ना सिर्फ हराया बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से हराया। अब उनकी सीट पर बाई इलेक्शन है और अब इस बाई इलेक्शन में कल क्या होने वाला है, बताइए वैशाली, और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ के कैंडिडेट्स की। तो इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो है गीता रावत। और आप भी जब ग्राउंड पे गए थे तो गीता रावत के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया दिल्ली की जनता, विनोद नगर की जनता से सामने आई थी कि गीता रावत तो रिश्वतखोरी के आरोप में उनके ऊपर कई एलिगेशन लगे हुए हैं, उनके पति के ऊपर भी कई एलिगेशन लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर टिकट देने का चुनाव सही नहीं किया। वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर जो सारिका चौधरी को जो वोट दिया है, टिकट दिया है, उस पर लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फाइट हो सकती है। लेकिन इस सीट पर यह कहा जा रहा है दिनेश, कांग्रेस ने एक अच्छे नेता को ग्राउंड पर उतारा है और उनके चेहरे पर इस बार इस सीट पर वोट डाले गए हैं। नो डाउट यहाँ पर कांग्रेस को एज मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर इस बार चुनाव हुआ है। इस सीट में तो बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट है उसे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड के वोटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से रवि नेगी की यहाँ पर जीत हुई थी। क्या लगता है विजय कि रवि नेगी 2200 कुछ वोटों से जीते थे, 2300 वोटों से जीते थे जब वो पार्षद थे जी। अब वो विधायक बन गए, अब उन्हें भी आला कमान को, बीजेपी को साबित करना है कि देखिए अभी मेरी इस इलाके में पकड़ है। और अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई तो रवि नेगी का जो ऑरा था, प्रधानमंत्री ने पैर छुए थे रवि नेगी के, तो वो ऑरा जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए रवि नेगी ने पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत जो है इस सीट को निकालने में बीजेपी के लिए लगा दी। क्या लगता है क्या होने वाला है कल? इस सीट पर नो डाउट सारिका चौधरी जीतेगी, सारिका चौधरी जी। बीजेपी कैंडिडेट जीतेगी और आम आदमी पार्टी ने गीता रावत को टिकट दिया। 2017 में उन्होंने ही रवि नेगी को हराकर वो पार्षद बनी थी, लेकिन उसके बाद उन पर रिश्वतखोरी के आरोप, जैसे वैशाली ने बताया, लगे। तो एक तरह से उनकी छवि को डेंट पहुंचा है। और इस सीट पर जैसे वैशाली बता रही थी कि कांग्रेस को भी अच्छा एज है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि 2022 में रवि नेगी ने 2200-2300 वोट से जीते थे और फिर विधानसभा चुनाव में तो एक तरफा ही जीत गए और 30-35,000 के मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीता है रवि नेगी ने। तो मुझे ये लगता है कि ये सीट आसानी से भाजपा के पास में जा सकती है। देखिए, अब मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि इस वार्ड में मैं खुद गया था तो शिकायतें तो लोगों की बहुत हैं और लोग जो है यहाँ पर बीजेपी से भी परेशान हैं और आम आदमी पार्टी से भी परेशान जो है वो दिखाई दिए, क्योंकि गीता रावत आम आदमी पार्टी से नहीं, गीता रावत के लिए जो है बहुत नेगेटिव यहाँ लोगों के मन में ओपिनियन था, क्योंकि वो जो रिश्वतखोरी वाला जो उन पर लेबल चस्पा है। लेकिन लोगों का कहना ये था कि भाई जब तक रवि नेगी पार्षद थे तब तक तो बहुत बढ़िया सबसे मिलते थे, बढ़िया पैर छूते थे, सम्मान देते थे, लोगों को बुलाते थे, जो लोग मिलने जाते थे उनकी शिकायतें भी सुनते थे। लेकिन जब से अब वो विधायक बने हैं तो जनता से कट गए हैं। अब जब चुनाव है तो अब दोबारा आ रहे हैं, लेकिन ना साफ़ सफाई यहाँ पर होती है, ना गंदगी होती है और तमाम जो है बाकी मुद्दे तो हैं ही हैं। इस बार 2500 रुपये देने वाला मुद्दा, गैस सिलेंडर, तो महिलाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो उनका साफ तौर पर कहना यही था, कुछ तो कह रही थी कि वोट ही नहीं डालने जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा विधानसभा में किसे वोट दिया था, तो उन्होंने कहा कि वोट हमने विधानसभा में बीजेपी को दिया था, क्योंकि रवि नेगी के चेहरे पर दिया था, क्योंकि रवि नेगी तब तक लोगों से मिलते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेकिन अब किसी की पेंशन का काम नहीं हुआ, किसी की पेंशन अटकी हुई है तो रवि नेगी मिलते ही नहीं हैं। तो एक वो जो है रवि नेगी से लोग गुस्सा हैं। अब अगर वो जो जिन्होंने विधानसभा में वोट डाला, और यही मेरे ख्याल से वजह है कि लोग इस बार वोट देने निकले ही नहीं, कि सबसे पहला परसेप्शन तो यही कि बदलेगा तो कुछ है नहीं। तो वो जो गुस्से वाला जो वोट है महिलाओं का, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया विधानसभा में, अगर वो जब बटन उन्होंने दबाया 30 तारीख को, अगर वो जो हमें हमारे कैमरे पर बताया, अगर गुस्से में उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देकर
क्योंकि फिर तो वो आम आदमी पार्टी को जाएगा जो बीच सरकार से नाराज वोट है। तो मुझे लगता है फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी सीट है जो बिल्कुल फंसी हुई सीट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगुलर मुकाबला है। विनय शंकर दुबे उनकी भी फेस वैल्यू है, क्योंकि एक तो पूर्वांचल है। अब विनोद नगर वार्ड में 2 ही वोटर का दबदबा है, पूर्वांचली और उत्तराखंडी। अब उत्तराखंडी वोटिंग में सेंध लगाने के लिए बबीता रावत भी पहाड़ से हैं, तो वो भी सेंध लगाएंगी, और इधर विनय शंकर दुबे जो है वो पूर्वांचल वोट ले जाएंगे। तो ये एक ऐसी सीट है विनोद नगर की जहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, साफ तौर पर एज इसलिए बीजेपी को है क्योंकि वही ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए एज है। लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर ट्रायंगुलर है, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट आपको लेकर चलते हैं चांदनी चौक, जो पूरा व्यापारियों का इलाका है। व्यापारियों के वहाँ पर दुकानें भी हैं, मकानें भी हैं, लोग रहते भी हैं। अब क्या लग रहा है आपको विजय कि चांदनी चौक में पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी, आम आदमी पार्टी की तब सरकार भी थी, विधायक भी आम आदमी पार्टी का था, तो इसलिए वहाँ पर पुनलदीप सिंह साहनी जीत गए। अब पुनलदीप सिंह साहनी एमएलए बन गए हैं, तो उनके एमएलए बनने के बाद ये सीट खाली हुई। लेकिन अब क्या वो वहाँ से दोबारा इस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जिता पाएंगे? देखिए 2022 में पुनर्दीप साहनी 1200 वोटों से मेरे ख्याल से वो जीते थे। 1216 हाँ, तो वो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे मार्जिन से उस सीट को जीत लिया विधानसभा था। में। और अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें, जब गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ लड़ी थी, मुदित अग्रवाल आगे थे। हाँ, उस सीट पर मुदित अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था, जेपी अग्रवाल के बेटे। तो इन जो भी लोकसभा में तो जेपी अग्रवाल नहीं लड़ा था। हाँ, जो माफ कीजिए, जेपी अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था। तो मुदित अग्रवाल ने कांग्रेस से विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ा था। तो जेपी अग्रवाल को जो भी बूथ थे इस चांदनी चौक वार्ड के अंदर, वहां से वो आगे थे। हालांकि तो दोनों गठबंधन में थे, हालांकि वो गठबंधन में थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो चांदनी चौक सीट है, यहाँ मुकाबला जो है कांटे का रहेगा और आम आदमी पार्टी जीत सकती है कांटे के मुकाबले में। क्या लग रहा है वैशाली? जो लेकिन मैं विजय की बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है यहाँ से। और बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी के सांसद हैं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, वो भी ग्राउंड पर मौजूद रहे। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में प्रवीण खंडेलवाल ने चुनाव लड़ा था तो सीधे तौर पर बीजेपी के सिंबल पर उन्हें वोट पड़ा था। लेकिन कहा जाता है चांदनी चौक में एक पूरा वर्ग व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट तो है उनके साथ जी, और व्यापारियों का कनेक्ट उनके साथ बहुत अच्छा। व्यापारियों के नेता हैं प्रवीण खंडेलवाल। हाँ, CAIT के भी अध्यक्ष हैं वो। और यही मेरे आकलन के हिसाब से तो इस बार कांग्रेस टक्कर कड़ी दे रही है बीजेपी कैंडिडेट को, लेकिन जीत की संभावना ज्यादा बीजेपी कैंडिडेट की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है ना वहाँ पर कि वही फैक्टर हर जगह काम कर रहा है कि वहाँ से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी का वहाँ पर पार्षद भी पिछले कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन समस्याएं जो हैं वही हैं। अब क्या है कि जब पुनलदीप सिंह साहनी 2025 में वहाँ से जीते तो लोगों को नहीं पता था ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी। उन्होंने तो यही सोच के वोट दिया कि भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। अब समीकरण जो है बदल गए हैं। अब सेंटर में बीजेपी है ये पहले से, दिल्ली में भी बीजेपी आ गई है। अब तो लोगों के मन में जब वो वोट डालने गए तो यही था कि क्या कहते हैं कि चलो भाई अब यहाँ से पार्षद भी बीजेपी का जिता देते हैं तो कम से कम हम किसी के कान तो पकड़ पाएंगे अगर हमारे काम नहीं होंगे। अभी अगर हमारे काम नहीं होते तो कहते हैं भाई पार्षद तो आपने आम आदमी पार्टी का जिता रखा है, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है, हम तो वहाँ से काम कराते हैं, ये लोग होने ही नहीं देते राजनीति के चक्कर में, क्योंकि दिल्ली में तो यही हुआ। तो इस वजह से मुझे भी लगता है कि बीजेपी के जो सुमन कुमार गुप्ता हैं वो यहाँ से आसानी से जीत जाएंगे। और जो 2022 में आम आदमी पार्टी जीती थी, इस बार वो क्योंकि समीकरण सियासी बदल गए हैं विधानसभा चुनाव के बाद, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने का भी फ़ायदा इस बाई इलेक्शन में मिलेगा। और दूसरा क्योंकि 1.5 साल का ये चुनाव है और ये भी एक लोग आम आदमी पार्टी का जो संगठन है या वोटर है वो भी ये सोच के शायद नहीं निकला कि वोट डाल के होगा क्या, बदलने वाला तो कुछ है नहीं, ना एमसीडी की सरकार बदल सकती है ना वो, तो ठीक है लोगों ने अपना संडे एंजॉय किया। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को यहाँ से एज है। बहरहाल अब अगर अगली हम सीट की बात करें तो दक्षिणपुरी, जहाँ पर बीजेपी आज तक जीत ही नहीं पाई है। उससे पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी दक्षिणपुरी,
अब कांग्रेस का सफाया हुआ तो आम आदमी पार्टी का गढ़ बन गई और वहाँ से बीजेपी आज तक नहीं जीती है। तो इस बार क्या लग रहा है, और सिलसिला ये बरकरार सिलसिला रहेगा? बरकरार रहने वाला है दिनेश। और क्योंकि यहाँ पे वोटर्स की बात करते हैं, वोटर्स जो हैं यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास से जुड़े हुए, मिडिल कि क्लास स्लम से एरिया जुड़े है। हुए लोग हैं। और पिछली बार साल 2022 में प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, लगभग 6000 के मार्जिन से वो जीते थे। हालांकि वो मार्जिन अब कंपीट इस बार तो नहीं होगा, लेकिन मेरे आंकलन के हिसाब से पूरी तरह से एज, चूंकि स्लम वोटर्स हैं, उनको आम आदमी पार्टी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 2022 के नतीजे एक बार फिर से दक्षिणपुरी में रिवाइव होंगे और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है इस सीट से। तो क्या लग रहा है आपको विजय कि जो हमने बताया कि बीजेपी आज तक नहीं जीती है वार्ड कभी भी, विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से पवन जो है क्या नाम है उनका, प्रेम चौहान देवली विधानसभा पड़ती है ये, और प्रेम चौहान ने यहाँ से लीड किया था। तो ये रवायत जो है बरकरार रहने वाली है, ये बिल्कुल रहेगी। जैसे कि वैशाली ने भी बताया कि ये स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स ज्यादा हैं और यहाँ अभी तक भाजपा जीती नहीं है और इस बार भी यही रिजल्ट होगा। 2022 में भी प्रेम चौहान 6000 वोटों से जीते थे। 2025 विधानसभा में देवली विधानसभा से वो विधायक बन गए, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे और उनका अच्छा खासा होल्ड भी वहां बताया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा और यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी आकलन यही कहता है, क्योंकि क्या है कि जनता को चाहिए वो नेता जो उनकी एक आवाज़ पे न दिन देखे न रात उनके सामने उनकी समस्याओं के लिए खड़ा रहे या दूर कराए। और प्रेम चौहान एक ऐसे नेता हैं ग्राउंड के जो लोगों के साथ जो है उन्हीं के जैसे बन के उनके साथ खड़े रहते हैं उनकी समस्या में। अब भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ना हो, लेकिन अभी हमने देखा जब ये चुनाव के घोषणा हुई थी तो पानी को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही थी बीजेपी। तो वहाँ पर प्रेम चौहान ने भी लोगों की रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया कि भाई सरकार आपकी है, अब आप चुनाव आ गए तो आप राजनीति करने लगे, पानी तो देना अब आपका काम है। तो उन्होंने बाकायदा आम आदमी उन्हीं जो स्लम वोटर हैं या जो गरीब तबका है जैसे वो रहता है, तो वो बनियान में प्रोटेस्ट करने लगे उन्हीं। तो ये जो प्रेम चौहान जो लोगों से कनेक्ट अपना इस तरीके से रखते हैं, और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है जो इस बार के विधानसभा चुनाव में जिसने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया बाकी विधानसभाओं में, पर देवली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का साथ उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो शायद फेस वैल्यू की वजह से प्रेम चौहान की। और इस बार क्या हुआ कि अच्छा, शुरुआत में प्रेम चौहान जो है वो निकले नहीं प्रचार करने के लिए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने जो है एक अपनी पॉलिसी अपनाई थी कि एमएलए की सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं देंगे। अब बाद में उन्होंने जो है शुरुआत में वो नाराज़ बताए जा रहे थे, लेकिन उनकी पसंद का जब कैंडिडेट नहीं जो है मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ये चीज़ अच्छे से समझती है कि अगर प्रेम चौहान सड़कों पर नहीं उतरे क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि शुरुआत में जो है यहाँ पर प्रकाश जरवाल जो हैं, उनकी बगल की सीट है तिगड़ी, उनकी वाइफ जो है वहाँ से ज्योति जरवाल, वो वहाँ से निगम पार्षद हैं। तो प्रकाश जरवाल हमें शुरुआत में दिखे, पूरा उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आखिरी में पार्टी को लगा कि फिर प्रेम चौहान को आना पड़ा, क्योंकि पार्टी भी ये बात जानती है कि भाई जिस विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े महारथी हार गए आम आदमी पार्टी के, खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, आतिशी भी हारते ही जीती। तो ऐसे में प्रेम चौहान ने जो है इतनी बड़े मार्जिन से पहला अटेम्प्ट था उनका। हाँ, पहला ही अटेम्प्ट था। पार्षद से सीधा उन्हें विधायकी की टिकट भी इसलिए मिली थी। अच्छा, और भी पार्षदों को टिकट मिली थी जो है विधायकी की, लेकिन सब नहीं जीत नहीं पाए। जो जनता से कनेक्ट रखता था, जो पार्टी के झंडे पर जीतता था, वो सबका पता चल गया। 3 कैंडिडेट हाँ, और जबकि मुझे याद है कि जनकपुरी से भी एक पार्षद हैं, उनको टिकट दिया गया था, बहुत बुरी तरह चुनाव हारे वो आशीष सूद से। तो यही है, तो इसलिए प्रेम चौहान को आखिरी के पलों में वो उतरे, पदयात्रा की, जनसभाएं की, फिर उसके बाद आतिशी भी गई। तो इसी वजह से जो है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है मुझे लगता है कि क्लियर कट ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाती हुई दिखाई देगी, जैसा 2022 में गई थी। खैर, अब उसी की बगल की एक सीट है संगम विहार ए वार्ड। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट बताई जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि चंदन कुमार चौधरी जो तकरीबन 9000 वोटों से 2022 में जीते, फिर वो विधायक बन गए, तो क्या लगता है? चंदन कुमार चौधरी 389 वोटों से जीते थे। विधानसभा में तो बहुत कम मार्जिन से जीते वो, बहुत बिल्कुल। तो
389 वोटों से, जैसा वैशाली ने बताया कि जीते 2022 में। अब 3 साल जो है वो गुजर गए 2025 में। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को यहाँ से एज है, या फिर कांग्रेस को, या फिर बीजेपी ही जीतेगी? हाँ, तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि देवली हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, और बुराड़ी हुआ, और संगम विहार हुआ, ये जेडीयू, हाँ एलजेपी भी और JDU। हाँ जाती थी। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचली वोट है। लेकिन बात वही है कि वो कहते हैं कि भाई हम वोट तो दे देते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का क्या? इसी वजह से लोगों में 2022 में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को वोट ही नहीं देंगे, हम निर्दलीय को देंगे। और जो पार्टी का संगठन, वही काडर वाला, जो काडर वोट पड़ा वही पड़ा 2022 में। बाकी लोगों का निर्दलीय कैंडिडेट सुरेश चौधरी को। अब यहाँ पे कांग्रेस ने गेम खेल दिया कि सुरेश चौधरी को अपने पाले में ले आए। अब क्या है कि मतलब शायद अब हम कांग्रेस की जीत प्रेडिक्ट करें तो अब तो लोग हंसेंगे दिल्ली में, क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि कांग्रेस है भी फाइट में। लेकिन यहाँ पर अगर 2022 वाली जो रवायत, अच्छा बदला कुछ भी नहीं है अभी भी, सड़कें बिल्कुल वैसी हैं और पानी की समस्या अभी भी है। तो अगर वही गुस्सा लोगों के अंदर रहा तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी। और कांग्रेस ना कहें, हम सुरेश चौधरी ही कहें, क्योंकि चेहरा मायने रखेगा। हाँ, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो सुरेश चौधरी की वजह से कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अगेन वही कि आम आदमी पार्टी तो इस सीट पर नहीं है, फाइट में नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट है। लेकिन एज यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ इसलिए है सुरेश चौधरी के फेस की वजह से। अब जो है अगली सीट जो है वो आउटर दिल्ली आपको लेके चलते हैं। आउटर दिल्ली की 3 सीटों पर जो है वहाँ पर इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। तो मुंडका की बात करें, पूरी गांव की जो बेल्ट मानी जाती है, जाट वोटरों का दबदबा है और मुद्दे वहाँ पर कई सारे हैं। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार, बीजेपी काफी बड़े मार्जिन से वहाँ पर चुनाव जीती थी। 9,000 के मार्जिन से साल 2022 में, उसमें भी 22 में भी जीती और विधानसभा में भी एक तरफा वहाँ से जीती। तो क्या लगता है कि 2022 में एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की लहर में और विधानसभा में भी एक तरफा जीत, तो क्या इस बाई इलेक्शन में कुछ होने वाला उलटफेर या नहीं? कुछ उलटफेर नहीं होगा, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है अनिल लाखड़ा, वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं। एक ही गांव के हैं ना? हाँ, एक गांव के हैं और मुंडका गांव के हैं। और मुंडका गांव के लोगों से जब हमारे सहयोगी ओपी शुक्ला ने भी बात की थी तो वो त्रस्त हैं, लोग अब भी त्रस्त हैं। चाहे उन्होंने हर पार्टी को वहां पे मौका देके देख लिया है, लेकिन उनके काम, बुनियादी काम जो है वो नहीं हुए हैं। लेकिन जो लोग वोट करने निकले हैं, सीधे तौर पर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ नजर आया और जयपाल सिंह दराल को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस फैक्टर से भी नहीं बात मोड़ी जा सकती कि अनिल लाखड़ा भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और साल 2022 में उन्होंने भी टफ कंपटीशन दिया था। लड़े थे, हारे थे, लेकिन टफ कंपटीशन दिया था। और इस टफ बार कहाँ था? 9,000 से अगर जीते गजेंद्र सिंह दराल तो फिर टफ कहाँ था? वो तो एक तरफा ही था ना। एक तरफा था, लेकिन अनिल लाखड़ा की भी जो स्थानीय लोगों के अंदर और जब पकड़ तो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तब वो 9,000 से हारे, तब तो सरकार भी नहीं। लेकिन इस बीच आपने ये भी देखा होगा कि गजेंद्र सिंह दराल जो है वो वोटिंग से कुछ घंटे पहले महिलाओं के साथ मंदिर में सभा कर रहे थे, तो गेट क्रैश किया था अनिल लाखड़ा ने, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट लोगों के बीच में तो यकीनन मुझे लगता है वोटिंग से पहले पड़ा होगा। तो क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से एज तो बीजेपी को ही है, लेकिन अनिल लाखड़ा फाइट तगड़ी दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि गांव की बेल्ट है, बिल्कुल हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन तो टक्कर की लड़ाई होगी एक तरफा। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था कि वहां टोल को लगने की वजह से गजेंद्र दराल के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए थे, टोल उखाड़ने की धमकियां दे रहे थे और एक तरह से उनके खिलाफ हो गए थे सारे लोग। हालांकि उन्हीं लोगों ने गजेंद्र दराल को लाखों, मतलब 1 लाख से ज्यादा टोल वाला बहुत बड़ा मुद्दा। हाँ, और विधायक से नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है उनके खिलाफ। लेकिन वही बात है, फिर ट्रिपल इंजन की सरकार वाला फैक्टर आ जाता है, कम वोटिंग। और अनिल लाखड़ा बिल्कुल एक अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन इस सीट पर भाजपा को एज है, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जो आपने देखिए टोल वाली बात कही, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे विधायक ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि जो है ये यहाँ पर गांव वालों का टोल नहीं लगेगा। अब वो कह रहे हैं कि अब टोल लग गया, तो वो कह रहे हैं कि भाई या तो विधायक की चलती नहीं, विधायक ने तो हमसे झूठ बोला, विधायक को घेल तक लिया था। अब उसके बाद जो है विधायक ने बोला कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन करना था तो लोगों ने कहा कि नहीं आपकी बात वहाँ पर रखी जाएगी, आओ। अब वो उद्घाटन में भीड़ दिखाने के लिए तो होता है ना, बिल्कुल विधायकों का तो काम दबदबा दिल्ली में यही रह गया कि भाई जो है
भीड़ लाओ, बिल्कुल। और जब तो फिर वो उद्घाटन वगैरह हो गया तो गजेंद्र सिंह दलाल वहाँ से गायब हो गए, तो लोगों ने फिर गुस्सा वही कि हमारा फिर बेवकूफ़ बनाया। तो मुंडका का जो टोल वाला मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाई 300 रुपये आने जाने का देना तो एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती है गांव के लोगों के लिए। अब मुंडका में ही सबसे ज़्यादा वोट हैं, वोटर भी मुंडका में ही सबसे ज़्यादा हैं, और दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मुंडका से ही हैं, अनिल लाकड़ा भी। तो मार्जिन तो खैर नहीं रहने वाला, लेकिन बात आखिर में वही आ जाती है कि कम वोटिंग में जिस पार्टी के संगठन ने अपने वोटर को घर से निकाला वही जीतेगा। वही जीतता है, कम वोटिंग में तो यही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात वही है कि भाई आम आदमी पार्टी, अच्छा जो गजेंद्र सिंह दलाल हैं, अब पहले तो आम आदमी पार्टी में ही थे, फिर वो आए बीजेपी में, तो लेकिन यहाँ पर मुकाबला टफ है। अगर मुकाबला टफ ना होता तो गजेंद्र सिंह दलाल, क्योंकि उनकी इमेज भी जाएगी ना भाई, अगर उनके चेहरे पे एक तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो पार्टी पूछेगी ना भाई आपके इलाके में हम हार गए, बिल्कुल हर जगह सरकार होते हुए, इसका मतलब आपसे लोग नाराज हैं, आप लोगों के काम नहीं कराते, इसीलिए जनता ने हमें वहाँ पे हराया। तो गजेंद्र सिंह दलाल की भी साख का चुनाव है, विधायक बनने के बाद उन्हें अपने आप को साबित भी करना है, और इसी वजह से जो है वो सभा कर रहे थे, अनिल लाकड़ा वहाँ पर पहुँच गए। तो बीजेपी परेशान तो है मुंडका में, लेकिन वही फैक्टर निकल कर आता है कि भाई आखिर में क्या है ना कि आजकल तो हम चुनाव का पैटर्न भी बन गया है कि हवा किसी और की होती है, लोग कहते कुछ और, और फिर जब नतीजे आते हैं तो एकदम लैंडस्लाइड होते हैं। तो इस वजह से अब बाई इलेक्शन की इतनी अहमियत होती नहीं है, तो इस वजह से बीजेपी को एज है। लेकिन हाँ, वहाँ पर फाइट जो है इस बार टफ होने वाली है, क्योंकि टोल वाला बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस वजह से अगर वो मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में है तो वो फिर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो इस वजह से फाइट टफ रहने वाली है जी। अब अगर एक और हम गांव के इलाके की, गांव के बेल्ट की सीट की बात करें तो वो है नजफगढ़ की दिचाऊ कला, जहां पर जो है नीलम पहलवान जो है 2022 में वहां पर जीती थी। अच्छा, वो निर्दलीय जीती थी, बाद में बीजेपी में शामिल हुई थी, और उनका जीत का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा था, और विधानसभा में भी एकदम एक तरफाई जीत, क्लीन स्वीप। अच्छा, इसलिए भी वो महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि नजफगढ़ से इससे पहले आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत विधायक रहे, और फिर वहाँ से बीजेपी बहुत टफ मुकाबले में हार जाती थी 3000-3500 से। तो इस बार कैलाश गहलोत ने क्या करा कि अपनी सीट बदल ली, बिजवासन चले गए बगल वाली पे, और फिर उसी सीट को नीलम पहलवान ने बड़े मार्जिन से जीता। तो क्या लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी कुछ जीत सकती है, या फिर वोटों का मार्जिन कम करने के लिए लड़ाई वहाँ पे? देखिए, वही है, वोटों का मार्जिन कम करने के लिए लड़ाई होगी। और अभी हमने देखा कि मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा खूब उस सीट पर लगे हुए थे। उन्हीं का इलाका है ना, मुंडका तो उनका गांव है वो। परवेज साहिब सिंह वर्मा जो उनके पिताजी थे, साहिब सिंह वर्मा, वो तो मुंडका से ही है। बिल्कुल। तो परवेज साहिब सिंह लगे हुए थे लगातार दिचाऊ कला में, और 2022 में नीलम पहलवान ने उस सीट को एक तरफा मार्जिन से जीता था। फिर भाजपा में आई, 2025 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और वहाँ भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे तरुण चौधरी, उनको हराया। तरुण चौधरी भी निर्दलीय हुआ करते थे, वो चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो इस सीट पर नीलम पहलवान का अच्छा दबदबा है, और इसका फायदा भाजपा को इस चुनाव में होगा, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको क्या लगता है? जी, और मैं भी इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए सीधा मेरा तो क्लियर कहना है कि इस सीट पर, क्योंकि नीलम पहलवान और उनकी फैमिली का दबदबा काफ़ी अच्छा है, उनकी फैमिली भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और सीधा इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, और बीजेपी दिचाऊ कला में जीत रही है। बिल्कुल, बीजेपी को इस वजह से एज है क्योंकि एक तो गांव बेल्ट है, गांव बेल्ट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों की सरकार में रही, और उसके बाद जाट बेल्ट का इलाका है, जाट वोटर ज़्यादा हैं, और जाट वोटर ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में बीजेपी की तरफ इंक्लाइन हैं, और इस वजह से जो है कम वोटिंग है, तो मार्जिन बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा, लेकिन बीजेपी एक तरफा ये सीट जीतेगी। आम आदमी पार्टी सीट में भी कहीं पर रेस में नहीं है। खैर, अब उसके बगल वाली सीट पर आते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है द्वारका बी की, जहां से कमलजीत सहरावत पार्षद थी, सांसद बनी, और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीती थी, 6000 के मार्जिन से जीती थी। अब कमलजीत सहरावत को भी अपने आप को इस चुनाव में, इस बाई इलेक्शन में साबित करना है, बीजेपी को ये सीट जिताकर देनी है। क्या लगता है कि
जिता क्लियर पाएंगे? यहाँ पर भी क्लियर विन बीजेपी को बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमलजीत सहरावत ने भी बहुत बूथ लेवल पर प्रचार किया है और कमलजीत सहरावत की छवि अच्छी है इस इलाके में, और कमलजीत सहरावत के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का फायदा हो रहा है। और जैसे वो पार्षद से सांसद बनी है सीधा, और कमलजीत सहरावत के चेहरे पर बीजेपी कैंडिडेट जीत रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, महिला आरक्षित सीट है द्वारका बी, और 2022 में कमलजीत सहरावत अच्छे खासे अंतर से जीती थी। 2024 में सांसद बन गई। अच्छा, जैसे वैशाली ने बताया कि फेस वैल्यू है उनकी, और फिर महिलाओं का दबदबा सीट पे ज़्यादा है, तो नो डाउट इस सीट पर भाजपा को बहुत बड़ा एज है और भाजपा आसानी से सीट को जीत जाएगी। बिल्कुल, देखिए मैं भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि सांसद, विधायक, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पार्षद भी 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी कमलजीत सहरावत ने ये सीट अच्छे खासे मार्जिन से निकाली थी। तो अब तो आप एक तो डेमोग्राफी आप कह लीजिए, वहाँ पर जो है सेक्टर का इलाका है और पॉश इलाका भी वहाँ पर है। कमलजीत सहरावत जो है फेस वैल्यू है उनकी, और इस वजह से सांसद के इलाके में जो है बीजेपी हार जाए ऐसा हो नहीं सकता, वो भी बाय इलेक्शन में, जहां पर वही लोगों के मन में जब वो वोट डालने गए तो एक ही बात थी कि भाई बदलेगा तो कुछ है नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मान लो हम आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिता दे तो उससे उल्टा हमारा नुकसान है, हमारे इलाके के काम नहीं होंगे, फंड नहीं मिलेगा उसको। तो ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन था, जिस परसेप्शन में बीजेपी ऑब्वियस ही बात है द्वारका बी वार्ड भी बहुत आसानी से जो है वो निकाल लेगी। अब आते हैं अशोक विहार वार्ड पर, जहां पर वोटिंग से एक दिन पहले हो गया खेला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक वो बीजेपी में चले गए। अशोक विहार वार्ड जहां पर सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला जेलरवाला बाग इलाके में, और स्लम एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, झुग्गी झोपड़ी वाला वोट ज़्यादा है। इस वजह से भी ये सीट जो है सुर्खियों में बन गई, क्योंकि वोटिंग से ठीक एक रात पहले रेखा गुप्ता ने यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गैस सिलेंडर, जिस पर बीजेपी ने कहा कि देखिए चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हो रहा है और ये चीज़ें ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले रहा। क्या लग रहा है अशोक विहार वार्ड कितने, शायद 89 वोटों से 156 वोटों से यहाँ पर सिर्फ बीजेपी जीती थी 2022 में। लेकिन क्या लग रहा है जो घटनाक्रम इस सीट पर हुआ एक दिन पहले वोटिंग से, राजेश गुप्ता विधायक हैं, जो विधायक तो थे, आम आदमी पार्टी दिल्ली के राष्ट्रीय दिल्ली के उपाध्यक्ष भी थे पार्टी के, 10 साल तक जो है जब आम आदमी पार्टी बनी तब से लेकर आम आदमी पार्टी में रहे, और उसके बाद 2 बार विधायक रहे उस सीट से, 2 बार विधायक रहे। और रेखा गुप्ता और इस बार भी अच्छा हाँ 43,000 वोट इस बार की विधानसभा चुनाव में भी मिला। और जस्ट वोटिंग से एक दिन पहले रेखा गुप्ता ने उसी वार्ड में, मतलब उसके बगल वाले वार्ड में, क्योंकि वहां तो आचार संहिता थी, उसी के बगल वाले वार्ड में जो है वो बांटे गैस सिलेंडर, जहां पर इस वार्ड की महिलाओं ने भी जाकर गैस सिलेंडर लिया। तो क्या लग रहा है गैस सिलेंडर बांटना क्यों नहीं, तो बीजेपी के फेवर में चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और राजेश गुप्ता का एक दिन पहले भाजपा में आना, और फिर जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने रोते हुए कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए, सौरभ भारद्वाज पर लगाए, और इस सीट पर वही बात है फिर कि वोट देकर बदलेगा क्या। अगर हम आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, उनका पार्षद, वैसे भी 1.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, तो इस सीट पर भाजपा को एज है। और उज्ज्वला योजना जिसके तहत रेखा गुप्ता ने गैस सिलेंडर बांटे, एक तरह से वहां के लोगों को दिखाया कि देखिए इस वार्ड के लोगों को मिल रहा है, तो एक बार आचार संहिता हट जाएगी फिर आप लोगों को भी मिलने लग जाएगा, तो इसका फायदा मिलेगा, बीजेपी के कैंडिडेट को बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या लगता है कि मुझे लग रहा है कि इस वार्ड में खेल हो सकता है, क्योंकि साल 2022 की भी जो जीत थी वो बीजेपी की कोई बड़ी जीत नहीं थी, सिर्फ 156 वोटों के मार्जिन से तो सरकार भी नहीं थी ना, सरकार नहीं थी। लेकिन अब अगर बात करूं बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी ने यहाँ पर सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी रेखा गुप्ता की, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन जो है वो वजीराबाद यहीं की झुग्गियों पर हुआ और जेलरवाला बाग में हुआ। तो यहाँ की स्थानीय जनता तो फिलहाल बीजेपी से त्रस्त है, क्योंकि उनका ये है कि उनका तो आशियाना उजड़ गया और उन्हें फ्लैट भी नहीं मिले हैं कई लोगों को, तो उससे भी नाखुश है। और यही वजह है कि रेखा गुप्ता ने वोटिंग के ठीक एक दिन पहले यहाँ की जनता को मनाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत उसके बगल वाले वार्ड में फ्री सिलेंडर बांटे। तो ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए और अपनी छवि जो उनकी बिगाड़ दी गई है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के बाद, उसको सुधार
सुधारने के लिए है। दूसरी बात, यहाँ की जनता इसलिए भी नाराज थी क्योंकि जब से बीजेपी सरकार बनी है 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में अब तक नहीं आए हैं, फ्री सिलेंडर नहीं मिला है, होली दिवाली सिलेंडर तो दे दिया ना फिर। सिलेंडर वो उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, होली और सिलेंडर तो मिल दिवाली गया, सिलेंडर तो मिल गया ना, इस यही लेकिन नजीर पेश वो- कर दिया हाँ, वो कि एक सिलेंडर मिल पर- गया। पर करा तो सिलेंडर मिल डैमेज गया और कंट्रोल 2500 भी करा मिलेंगे। तो वो पर 2500 कब मिलेंगे यही तो नहीं पता, लेकिन महिलाओं को तो ये है कि हमें 10 महीने का वक्त बीत गया, अभी तक आपने 2,500 नहीं दिया, आप आगे क्या कर लेंगे हमारे लिए। तो यहाँ पर लेकिन आम आदमी पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है वो ना, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा डेंट पहुंचा पाएगा, क्योंकि वोटिंग के कुछ घंटे क्या लग पहले रहा है आपको, ये बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ एक ही कंडीशन में जीतेगी, क्योंकि झुग्गी वाला यहाँ पर वोट है जी, और जब बुलडोजर चला, संजय सिंह ने भी कहा कि भाई अब लोगों को केजरीवाल की याद आ रही है, और अगर वाकई में बुलडोजर जब लोगों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया ये रहा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला, लोगों की झुग्गियाँ बस्तियाँ उजड़ी, तो अब अगर लोगों को वाकई ये याद आ रहा होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ही ठीक थे, कम से कम हमारे घर को तो नहीं उजाड़ा। लेकिन एक सीट जीतने से तो केजरीवाल वापस नहीं आएंगे। नहीं, तो यही है ना कि क्या है ना कि मरता क्या अगर नहीं करता। लोगों के मन में, मैंने कहा सेंटिमेंट, लोगों के मन में अगर ये सेंटिमेंट आ रहा होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ही ठीक थे, तो अब हम उन्हीं को ही वोट करेंगे, चाहे जीतें हारें या जो भी है। क्योंकि ये बात तो सच है ना कि आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण विधानसभा में रहा कि उनका जो कोर वोट बैंक था झुग्गी झोपड़ी वाला, वो शिफ्ट हुआ पैसा लेकर जी, क्योंकि पैसा तो बांटा गया, खुलेआम बांटा गया। अब वो सेंटिमेंट अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए वापस आया कि भाई क्योंकि बुलडोजर चलाना, लोगों के घर उजड़ गए, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है, तो अगर वो सेंटिमेंट आम आदमी पार्टी के लिए बना तो ही इस कंडीशन में आम आदमी पार्टी जीतेगी। और 2500 रुपये नहीं मिले, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लोगों का सेंटिमेंट अगर वोट डालते वक्त उनके ध्यान में रहा कि झुग्गी झोपड़ी पे जो बुलडोजर चला, तभी यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी। वैसे टफ फाइट है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस वार्ड में, जो होगा वो तो खैर कल जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन एज थोड़ा सा इसलिए भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज़्यादा है। अब अच्छा, वोटिंग के एक दिन पहले राजेश गुप्ता ने भी पार्टी छोड़ दी, तो क्या, तो इस वजह से जो है बहुत टफ यहाँ का प्रेडिक्शन जो है किसी के लिए भी करना, तो कुछ भी हो सकता है इस वार्ड में। अब आखिरी जो वार्ड है उसकी बात करेंगे, नारायणा की। दुर्गेश पाठक के ऊपर ये जिम्मेदारी थी क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा में ये वार्ड आता है और यहाँ पर उमंग बजाज जो है 2022 में आम आदमी पार्टी की लहर में भी यहाँ से बीजेपी जीती थी। अब क्या लग रहा है आपको कि कुछ मुझे उलटफेर ऐसा होगा? लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर नो डाउट स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की है। राजन अरोड़ा के लिए दुर्गेश पाठक हर कदम पर मौजूद रहे थे, लेकिन वही बात है कि ये उपचुनाव में फायदा उसी को मिलता है जिसकी सरकार होती है, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। जैसे आपने बताया, उमंग बजाज 2022 में जीत गए थे, 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दुर्गेश पाठक को हरा दिया था। हालांकि 1100 वोटों से हराया था, कोई बड़ी बड़ा जीत अंतर नहीं नहीं थी। था, लेकिन दुर्गेश पाठक बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के, और उनको हराना उमंग बजाज की कहीं ना कहीं जीत है। लेकिन फिर वही बात है कि इस सीट पर जिस तरह से दुर्गेश पाठक ने कैंपेनिंग की नारायण सीट पे, अच्छा इस सीट पे राघव चड्ढा का भी अच्छा होल्ड रहता था, लेकिन इस चुनाव में तो बिल्कुल ही गायब रहे। विधायक तो यहीं से बने थे, बिल्कुल, सबसे विधायक पहले तो यहीं से बने थे, तो वो गायब रहे। लेकिन राजन अरोड़ा के लिए दुर्गेश पाठक ने नो डाउट बहुत अच्छी कैंपेनिंग की, लेकिन फिर वही आखिरी में बात वही आ जाती है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसको फायदा मिलता है। बिल्कुल, और मेरा भी यही आकलन है कि यहाँ से बीजेपी जो है नो डाउट फाइट टफ रहेगी, लेकिन बीजेपी आखिर में ये सीट जीत लेगी। वही जो है हम जो डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं शुरुआत से लेकर कि बाई इलेक्शन उसी के फेवर में जाता है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि कुछ बदलने वाला होता नहीं है और लोगों के मन में यही सोच रहती है और यही सोचकर वो वोट डालने जाते हैं। बहरहाल अब से कुछ घंटों के बाद 12 सीटों के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद जो हमारा आकलन रहा वो सही होता है या फिर गलत होता है, वो तो कल जब 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी तो जनता के सामने क्लियर कट रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इस बाई इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उलटफेर होगा या फिर रिजल्ट 2022 जैसा ही रहने वाला है,
क्या कुछ होगा वो आपको लगातार दिल्ली तक पर कल सुबह 8 बजे से देखने को मिलेगा। 8 बजे से वो काउंटिंग जो है शुरू होगी, तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह 8 बजे से हमारा लाइव स्टार्ट होगा और पल पल की हर एक सीट की अपडेट आपको दिल्ली तक पर देखने को मिलेगी। फिलहाल हम तीनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए दिल्ली तक। धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।